May I come in, sir? Right. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Right. Thank you, sir. तब परिचय दीजिए। परिचय में नाम, जाति, धर्म और क्षेत्र का उल्लेख मत कीजिएगा। जी सर। सर 2012 में मैंने ग्रेजुएशन के रूप में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक कंप्लीट किया। ठीक है। 2012 से 2015 मैंने पियाजो व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड के वेस्पा प्लांट में मैंने 3 वर्ष एज ए इंजीनियर काम किया। उसके बाद 2015 में मैंने जॉब को छोड़ के सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। ठीक है। सर करेंटली मैं सर 2015 से सिविल सर्विसेज तैयारी कर रहा हूँ और रिसेंटली सर मैंने बेसिक माउंटेनिंग कोर्स कंप्लीट किया है और माउंट ब्रूमखांग से पीक जो इसकी हाइट 18,000 फीट से ज़्यादा है उसकी मैंने क्लाइंबिंग भी की है। मेरी हॉबी सर ट्रैवलिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स है। तो आप पर्वतारोही हैं? जी सर। वाह, अच्छी बात है। चलिए, तो आपको तो नेम, फेम, मनी, ये सारी चीज़ें, आपके हॉबी, पर्वतारोहण, इन सारी चीज़ों से मिल सकती है पर्याप्त मात्रा में। प्रेस्टीज भी, जी सर। रेस्पेक्ट भी, जी सर। ये सब मिल सकता है वहाँ से। तो उसी एडवेंचर में रहते हैं, क्या ज़रूरत है सिविल सर्वेंट बनने की? सर वो मैं एज ए हॉबी उसको मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन सिविल सर्विसेज में सर जो उसके थ्रू मैं सारे फील्ड में काम कर सकता हूँ और सारे फील्ड में मैं डेवलपमेंट, चाहे एजुकेशन, हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर या बेसिक इश्यूज जो सोसाइटी के सर मैं उसको सॉल्व करके लोगों की लाइफ में चेंजेस ला सकता हूँ, तो वो मेरे लिए ज़्यादा सेटिस्फाइंग होगा, तो इसलिए मैंने सिविल सर्विसेज के लिए कोशिश की है। अब अगर अगला सवाल हम करें कि आप एक अच्छे मैकेनिकल इंजीनियर हो सकते थे, इंजीनियर आप ही हैं, आप जॉब कर ही रहे थे, वहाँ भी एवेन्यूज बहुत थे, उधर ही रहते, क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? तो उसका भी जवाब आप यही देंगे जो इसके पहले दिए हैं या कुछ अलग होगा? सर इसके साथ एक और इसमें मेरा रीज़न था कि जब मैं पियाजो व्हीकल्स में काम करता था तो मुझे ऐसा मतलब एक फील होता था कि मैं सिर्फ एक कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ जो कि कमर्शियल नेचर का है। तो मुझे ये फील लगा कि सिर्फ एक मेरा जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ही नैरो है, तो मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस या बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। तो सिविल सर्विसेज में वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो इसके लिए मैंने जॉब को छोड़ा था। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी मुझे लगता है कि जो भी स्किल्स है, जो भी मेरे लर्निंग्स रहे हैं, जो भी समझ रही हूँ, उनका भी मैं इस फील्ड में भी, सिविल सर्विसेज में भी मैं यूज़ कर सकूँगा। गोल अगर आप पहले सेट किए होते सिविल सर्वेंट बनने का, जी सर। तो फिर आप शायद बीटेक न करते। जी सर, शायद मैं बीटेक नहीं करता हूँ उसमें। तो क्यों ऐसा रहा कि आपने लेट गोल सेट किया, कि आपके पास गाइडेंस नहीं था? जी सर, एक्चुअली सर मैं रूरल बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था कि किस तरह की चीज़ें होती हैं सिविल सर्विसेज में, क्या क्या होता है या क्या उसके रास्ते हैं, क्या उसके लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट होते हैं। तो बस इंजीनियरिंग का था कि मतलब कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी लगती थी, मशीन्स लगते थे, इवन खिलौनों में या और चीज़ों में ये चीज़ लगता, तो वो इंटरेस्ट एक बनता गया, तो इंजीनियरिंग किया। तो एक शायद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जी सर, क्या ऐसा आपने पढ़ा है जो एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में आपकी सहायता कर सकता है? सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए, जो भी हम छोटे से या बड़े मशीन्स हम बना सकते हैं। तो जैसे एग्रीकल्चर के फील्ड में काफ़ी स्कोप है कि हम छोटे छोटे मशीन्स से, जैसे छोटे रोबोट्स जो कि बहुत ही लगभग 1,000 रुपए तक में वो बनाए जा सकते हैं, जैसे सीड्स को डालने के लिए या स्प्रिंकलर्स होते हैं उनको। डिप्टी कलेक्टर को इससे कुछ लेना देना कहाँ है? ये तो एग्रीकल्चर अफसर तो हो सकता है सरोकार में। सर मुझे लगता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं उनको डेवलप किया जा सकता है उनके थ्रू, जैसे अभी ड्रोन का, हमें ड्रोन के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू ड्रोन का हमें वितरण हो रहा है एग्रीकल्चर फील्ड में। हेल्प ग्रुप डेवलप करने का काम भी डिप्टी कलेक्टर का नहीं है। सर प्रशासन में तमाम आगे, NGOs लगे हुए हैं, तमाम संस्थाएं हैं, ये काम कर रही हैं। सर प्रशासन में आगे मुझे लगता है कि पॉलिसी मेकिंग में या सजेशंस में या इस फील्ड में मुझे इसका पॉलिसी लाभ मेकिंग भी मिलेगा। डिप्टी कलेक्टर का काम नहीं है।
केवल एग्जीक्यूशन कराना है उसको, तो सर प्रॉपरली। मुझे लगता है सर आगे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, और भी जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो भी उनके इम्प्लीमेंटेशन में डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है, तो मेरे जो स्किल है इंजीनियरिंग की, वो मुझे लगता है कि काफ़ी हेल्प करेगी मुझे। चलिए आप अपनी कुछ स्ट्रेंथ बताइए जो डिप्टी कलेक्टर पद को सुशोभित करने के लिए जरूरी हो। सर लीडरशिप क्वालिटी, और ठीक है। मैनेजिंग विथ लिमिटेड रिसोर्सेज, और साथ में सर डेडिकेशन टू माय वर्क। कोई ऐसी घटना आपको याद है जहां आपने अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखाई हो, प्रूव हुई हो? सर दो दो बार मैं कह सकता हूँ कि रोबोटिक्स में जब हमारी एक टीम थी, तो मैंने उसमें लीड किया था, तो मुझे एनआईटी जयपुर में 2 बार उसके लिए प्राइज़ भी मिला है। और दूसरा ये है कि जब मैंने माउंटेनियरिंग में बहुत सारे इवेंट्स होते थे, कंपटीशंस होते थे, तो वहाँ पे भी मैंने लीड किया और माउंटेन को क्लाइंब भी किया है। तो मुझे लगता है कि वो लीडरशिप क्वालिटी मेरे अंदर डेवलप हुई है वहाँ से। डिप्टी कलेक्टर तो चलिए आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई, जी सर। सेकंड पर आपने क्या रखा है? डिप्टी एसपी सर। डिप्टी एसपी। डिप्टी एसपी के क्या कार्य होते हैं? सर डिप्टी एसपी वो अपने क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, और भी किसी भी वीआईपी का आगमन या किसी भी इस तरह की सिक्योरिटी हो, उसका वो पूरा ध्यान रखते हैं। सीओ और एसीपी में अंतर बता दीजिए। सीओ और एसपी में सर, डिप्टी डिप्टी एसपी एसपी जब आप बनेंगे, कब आपकी डिजिग्नेशन सीओ की होगी, कब आपकी डिजिग्नेशन एसीपी की होगी? सर क्षमा कीजिए, इसके बारे में जानकारी नहीं है। हायरार्की बता दीजिए डिप्टी कलेक्टर की, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। सर सबसे पहले डिप्टी एसपी, उसके बाद एएसपी, उसके बाद एसपी, उसके बाद एसएसपी, उसके बाद डीआईजी, फिर आईजी, फिर एडीजी, फिर उसके बाद डीजी। सर जहाँ तक मेरी जानकारी है, इसमें डीआईजी या आईजी तक मैक्सिमम एक डिप्टी एसपी प्रमोट होकर पहुँचते हैं सर। वैसे हमने डिप्टी कलेक्टर का पूछा था, चलिए आप बता दीजिए डिप्टी कलेक्टर का। सर डिप्टी कलेक्टर सर, एडिशनल कलेक्टर, देन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। सर यहाँ तक सर मुझे जो पता है, डिप्टी कलेक्टर प्रमोट होते हैं। चलिए ठीक है सर। अभी डिप्टी एसपी डीएसपी के कुछ फंक्शंस की बात आप कर रहे थे। जी सर। आज के अखबार में आया है जो आईपीसी में संशोधन हुआ है, जी सर। तो उसको लेकर के ये एक स्टेटमेंट आया है, शायद आपके प्रधानमंत्री का, हम सबके प्रधानमंत्री का, कि अब पुलिस को डंडे के बजाय डेटा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और आईपीसी में जो संशोधन किए गए हैं वो इसी दृष्टि से हुए हैं। क्या क्या पॉइंट हैं जिन पॉइंट्स को विशेष रूप से जोड़ा गया है उस परिवर्तन में? सर आईपीसी में, सर आईपीसी जो था उसको भारतीय न्याय संहिता में उसको रिनेम किया गया है। उसके अंदर जैसे कि कुछ प्रावधान को, जैसे कि टेररिज्म को डिफाइन किया गया है, और हेट क्राइम्स के लिए कैपिटल पनिशमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। उसका मोटो क्या है ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि किस मोटिव से वो संशोधन हुआ है? सर ये कॉलोनियल कोड था, जो कि काफ़ी उस समय के हिसाब से, और ब्रिटिशर्स ने उन्होंने अपने हिसाब से उसको बनाया था। तो आज काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, और अपना देश 75 साल से ज़्यादा हो गया, आज़ाद भी हो गया है। तो उसके हिसाब से जो चेंजेस चाहिए थे, उसको आज के समय के हिसाब से लाया गया है उसमें। हाँ, तो माने उसका टारगेट क्या है, क्या देना है उसका टारगेट? पहले तो ये था कि कंट्रोल करना उसका टारगेट था, अब क्या टारगेट दिया गया है इस संशोधन के बाद? संशोधन के बाद सर जो भी लोगों पे एक कम्युनिटी पुलिसिंग टाइप की चीज़ें हों, लोगों पे जैसे कि इसमें राजद्रोह की जगह देशद्रोह में परिवर्तन आया है, तो वो एक ऑटोक्रेटिक टाइप का हमारा लॉ ना हो, जो भी लॉ हो एक डेमोक्रेटिक हो। सर मेन इसका मोटिव सर मुझे लगता है यही था। पब्लिक वेलफेयर को उसमें कहाँ तक ध्यान रखा गया है? सर पब्लिक वेलफेयर में जैसे एफआईआर के जो
टाइम है जो कंप्लेन के बाद एफआईआर को 3 दिन का फिक्स किया गया है, इसके अंदर ही एफआईआर करना है पुलिस को। और उसके अलावा जैसे कि सर अभी राजद्रोह की जगह देशद्रोह, क्योंकि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना जो कि आईपीसी के 124A के अंदर एक मतलब एक इस तरह का बन गया था कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया तो वो एक अपराध हो जाता था। लेकिन वो एक राजद्रोह की जगह देशद्रोह हो गया है, जिसमें अगर हम देश के खिलाफ कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो वो एक अपराध बनता है। तो वो एक एक तो हो गया देशद्रोह, एक हो गया राजद्रोह, और एक हो गया सरकार द्रोह। जी तो सर। राजद्रोह और सरकार द्रोह में अंतर, मान लीजिए मैं सरकार की आलोचना करता हूँ, जी सर। क्या ये राजद्रोह की कैटेगरी में आएगा? सर इस पे सर मैं क्लियर नहीं हूँ सर, अगर आप कहेंगे तो मैं इसमें कुछ अपना। एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आपको दिया हमने। जी सर। सर मुझे लगता है जो राज्य और सरकार, स्टेट एंड गवर्नमेंट, इनमें कुछ फर्क है या दोनों एक ही हैं? सर स्टेट में सर वो पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा, और सरकार में वो सिर्फ एक पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में होगा वो सर, उनके मतलब उनके ऊपर वो चीजें सिर्फ होंगी। और कोई अंतर है? क्षमा कीजिएगा सर, और मैं नहीं। सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन राज्य नहीं बदलता है। हाँ सर वही। जी सर। स्टेट इज ऑलवेज इंडिया। जी सर। सरकार बदलती, कभी एक पार्टी की आती, कभी दूसरे जी पार्टी सर। की आती है। खैर, आपने अपने प्रिपरेशन के दौरान एथिक्स का पेपर भी तैयार किया रहा होगा। जी सर। एग्ज़ाम दिया है उसमें। जी सर। एक प्रशासक की क्या एथिक्स है? व्हाट इज एथिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, वेदर एसडीएम और डिप्टी एसपी? सर मुझे लगता है कि एक प्रशासन में जो भी कर्मचारी या अधिकारी हैं वो अपनी ड्यूटी, जो उनकी ड्यूटी है, जो जिस लॉ से वो बाउंड है उसके प्रति वो ईमानदार रहें, उसको ईमानदारी से अपनी अंतरात्मा से उसको फॉलो करें। मुझे लगता है सबसे बड़ा एथिक्स उनके लिए यही होगा। What is role of transparency in their day-to-day functioning? सर ट्रांसपेरेंसी से सर गवर्नेंस में सबसे बड़ी बात होगी कि पब्लिक का एक विश्वास बनेगा उस प्रशासन पे या सरकार पे, और दूसरा जो भी है कि उसमें करप्शंस वगैरह जो हैं वो नहीं होंगे, तो देश का जो विकास होगा वो संपूर्ण विकास होगा और अच्छे से होगा। एक और कॉन्सेप्ट उसमें मिलता है एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स में, एम्पैथी। जी सर। एम्पैथी क्या है? एम्पैथी सर किसी की भी दर्द को या किसी की भी बुरी स्थिति को उसको मतलब समझना और उसको फील करना, एम्पैथी कहते हैं सर। ये सिंपैथी से डिफरेंट कैसे है? सर सिंपैथी में हम उस प्रॉब्लम को या उस दर्द को हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ ऐसा है, लेकिन एम्पैथी में उसको हम फील करते हैं, उसको हम समझते हैं। नहीं, तो दोनों में अगर समझ ही रहे हैं तो फर्क कहाँ हुआ? सर हम सिंपैथी में समझते नहीं, उस पर हम बहुत ही ऊपर से हम उसको कहते हैं हाँ इसकी ये प्रॉब्लम है, ठीक है, मुझे इसके साथ सहानुभूति, लेकिन एम्पैथी में हम इस पर सोचते हैं कि हाँ क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। और केवल सोचते हैं या कुछ करते भी हैं? सर अगर करने की बात आती है तो उसको सर हम कंपैशन कहते हैं। एम्पैथी में वो इंक्लूड है कि नहीं है? सर करने की इच्छा होती है, लेकिन कभी कभी वो चीज़ें नहीं भी होती हैं कि वो कोई कर पाए उस चीज़ को, लेकिन उसमें एक करने की, उसको चेंज करने की एक इच्छा इंसान के अंदर रहती है। ठीक है सर। आपने स्टीव हॉकिंस का नाम सुना? जी सर। उन्होंने एआई के बारे में कहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, दैट द होल वर्ल्ड वुड बी एंडेंजर्ड। इन व्हाट वे? किस तरीके से एंडेंजर हो जाएगी दुनिया? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि मानव निर्मित है, मानव इंसान की वो एक इन्वेंशन है, तो अगर मानव पे ही भारी पड़ जाएगा, वो अगर मानव को अपने हिसाब से, इंसान को अपने हिसाब से चलाने लगा, वो डिस्ट्रक्शंस लाता है, जैसे कि अभी डीप फेक चल रहा है जो कि प्राइवेसी का वायलेशन है। तो इस तरह से,
और भी अगर वो कुछ इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हथियार बनने लगे तो मतलब मुझे लगता है कि मानव के लिए या एक मानव जगत के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है सर। तो इस बेस पे इस विषय में क्या विश्व में जो राजनीतिक जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, क्या इस पर कुछ उनकी प्रतिक्रिया दी है रिसेंटली? जी सर, अभी रिसेंटली सर यूरोपियन यूनियन ने एक इस पे मतलब कोड तैयार किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज करना है। जैसे कि उनके हिसाब से कि 4 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया है कि मतलब कोई भी जैसे ऐप है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कोई भी डिवाइस है तो उसको कितना मतलब पब्लिक में रखना है, कितना उसको लिमिटेड यूज़ करना है, कितना उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। तो यूरोपियन यूनियन ने इस पर एक स्टेप लिया हुआ है। मोदी ने भी कोई स्टेटमेंट दिया है, भारत के प्रधानमंत्री ने भी स्टेटमेंट दिया है इसको लेकर एक। क्षमा कीजिएगा सर, मुझे इसके बारे में नहीं जानकारी। कोड की बात की है कि इसका भी कोई कोड होना चाहिए, किस तरह से उसको डेवलप करेंगे। सर इस पे इंडिया का जो है रिस्पॉन्सिबल एआई का जो एक मतलब मिशन है एक चला है कि हमें एआई को रिस्पॉन्सिबल वे में यूज करना है। तो एक रिस्पॉन्सिबल एआई का इंडिया ने मतलब फॉलो करना है और इस पे फर्दर डिटेल स्ट्रक्चर बनाने के लिए चल रहा है। इस वर्ष लगभग 8 देशों में चुनाव होने हैं 2024 में। जी सर। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनाव किस देश का है? सर अमेरिका का चुनाव हो सकता है और अभी जो हो चुका है सर उसमें बांग्लादेश का चुनाव महत्वपूर्ण था जो कि उसके और विषय में कुछ बताएं, बांग्लादेश के चुनाव के विषय में। सर बांग्लादेश में अभी जो अवामी लीग की गवर्नमेंट थी शेख हसीना जी की, तो वो प्रो इंडियन गवर्नमेंट रही हमेशा से। तो इनके अगेंस्ट में जो अपोजिशन गवर्नमेंट थी वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की थी, खालिदा जिया जी की। तो वो उन्होंने बायकॉट कर दिया इलेक्शन से। तो इसके वजह से अभी बाई टू 67% वोट मतलब अवामी लीग को अवामी लीग शेख हसीना जी को वोट मिला है तो वो प्रधानमंत्री के पद पे अभी वो चयनित हुई हैं। तो ये एक इंडिया के लिए एक अच्छा संकेत है। 1 घंटे में 10% से ज़्यादा वोट बढ़ गया, ऐसा न्यूज़ में था। 40% एक्सीड कर गया वो, और मुश्किल से 30-31% था 1 घंटे के अंदर। न्यूज़ ये आई, इससे प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर। जो फेयरनेस है ना, वो तो नहीं रह जाएगी उसमें। सर फेयरनेस का वो बांग्लादेश का इंटरनल है तो उसके बारे में सर मुझे मैं किसी साक्ष्य के बिना तो मैं सर इस पर कुछ नहीं समझ पाऊंगा। एक और न्यूज़ आइटम है कि हिंदुस्तान में अगर मोदी सरकार फिर से जीत जाएगी तो हिंदुस्तान में प्रजातंत्र समाप्त हो जाएगा। आपका क्या कमेंट है इसके ऊपर? सर मुझे नहीं लगता सर, अभी 10 साल से गवर्नमेंट चल रही है, 2 टर्म हो चुका है, तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और अभी तक सर 75 साल हो गए हैं सर आज़ादी के, तो कोई भी गवर्नमेंट आई है, इंडिया हमेशा से लोकतांत्रिक रहा है। ये इंडिया की मुझे लगता है सर आत्मा रही है, तो लोकतंत्र तो वो हमेशा मुझे लगता है सर बना रहेगा। लेकिन इसका खंडन करते हैं लोग। वो कहते हैं पूरी प्रेस जो 4th पिलर है डेमोक्रेसी का वो ढह गया। आप इस पे क्या टिप्पणी करेंगे? सर कभी कभी प्रेस जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस में आते हैं गवर्नमेंट के या किसी पर्टिकुलर पार्टी के, वो अपनी टीआरपी के लिए हो या वो अपने इनकम के लिए, तो वो एक इशू हमेशा से रहा है। लेकिन वो मुझे नहीं लगता है कि पूरे लोकतंत्र को वो मतलब खराब कर देगी, ऐसा मुझे नहीं लगता सर। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। जी सर। तो इस साल का क्या अनुमान है? सर इस साल अभी 7.2% जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया है इंडिया के लिए, जो कि वन ऑफ द फास्टेस्ट है वर्ल्ड में। तो इसके विषय में हमारे पड़ोसी देश जो हमारा शत्रु रहा है कई दशकों से, वहाँ पे एक एडिटोरियल में ये आ गया कि नरेंद्र मोदी सरकार बहुत ही बढ़िया काम कर रही है, भारत का इकोनॉमी बहुत आगे जा रहा है, चौतरफा विकास हो रहा है और दुनिया की तीसरी महाशक्ति के रूप में भारत आ रहा है सामने। आपका क्या कमेंट है इसके ऊपर? सर ये हमारे लिए एक अच्छा इसको पॉजिटिव कम्प्लीमेंट लेना चाहिए कि इंडिया का जो ग्रोथ है वो हमारे विरोधी देश भी उस चीज़ को मान रहे हैं और इसके इंडिया को फर्दर
इस पे और अच्छे से सारे फील्ड में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहिए ताकि ये ग्रोथ और तेज़ी से हो और जो हमारा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट है, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी का बाई 2025, वो अचीव हो सके। बिलियन और मिलियन में क्या अंतर है? सर बिलियन में जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो 9 होते हैं, मिलियन में 6 जीरोस होते हैं, मीन्स वो 10 लाख के बराबर होता है मिलियन, जिसमें 6 जीरो होते हैं, और बिलियन में सर 9 जीरो होते हैं 1 के बाद। आप मान लीजिए, हम इमेजिन करें कि आप डिप्टी कलेक्टर हो गए, आपके सामने तरह तरह के दबाव आएंगे, पॉलिटिशियंस के दबाव आएंगे, जो क्षेत्रीय नेता हैं वो आपसे तरह तरह के दबाव डालेंगे गलत काम के लिए, तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे? सर ऐसे दबाव में मैं सबसे पहले जो भी रूल लॉ है उसको मैं अपने सामने रखूंगा, सबसे पहले उसको फॉलो करूंगा, और जो भी वर्क है मैं उसको डॉक्यूमेंट में लाऊंगा और उसको रिटन में लाऊंगा ताकि वो एक प्रमाण बना रहे, ताकि कल कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ें हो तो वो हमारे पास एज ए साक्ष्य हो, और भी जो भी दबाव होंगे उनसे अपने भी इंटरपर्सनल स्किल्स को यूज करते हुए मैं उसको वो करूँगा, और साथ ही में जो भी रूल एंड लॉ रहेगा उसको ही मैं फॉलो करके आगे चलूँगा। नहीं, वो करने नहीं देते, दबाव डालते हैं। तो सर, ऐसी क्या मैकेनिज्म होगी? यू हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ दिस, बट मैं शब्द को इस्तेमाल करता हूँ कि आप ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे आप इवेट कर जाएंगे और सही काम करते जाएंगे और कोई तनाव भी नहीं आने पाएगा? सर उसमें एक डॉक्यूमेंटेशन वर्क जो है, चीज़ों को डिजिटल फॉर्म में रखना, डॉक्यूमेंट करके रखना, और सेकंड थिंग है मेरा इंटरपर्सनल स्किल, मैं चीज़ों को कितना कामली और कितने अच्छे तरह से मैं हैंडल करता हूँ, तो 2 चीज़ें इसमें मायने रखेंगी। भारत का जो विकास हो रहा है, चौतरफा विकास हो रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा आपको कौन सी चीज़ अट्रैक्ट करती है और क्यों? सर इसमें सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि जो एजुकेशन है और इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन के फील्ड में सर काफ़ी, जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है और बहुत सारे प्रोग्राम जैसे पीएमश्री हुआ या यूपी में ऑपरेशन कायाकल्प हुआ, प्रोजेक्ट अलंकार हुआ, और भी सर जैसे निपुण, और तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स एजुकेशन फील्ड में चेंजेस लाए जा रहे हैं, जो पॉलिसी के थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग को प्रमोट किया जा रहा है और 3 लैंग्वेज फार्मूला जो यूज़ किया जा रहा है, तो एक एजुकेशन में सर्वांगीण विकास होने के तौर पे है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में सर जो हाईवेज हैं, एक्सप्रेसवेज है, और लॉजिस्टिक के फील्ड में या न्यू एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, और उसके लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है, तो ये एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी भागीदार रहेगा, तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव है सर। रक्षा के क्षेत्र में गवर्नमेंट की क्या नीति है? सर रक्षा के क्षेत्र में इंडिया जो भी है को डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, जिसमें कि इंडिया किसी और देश के साथ मिलकर डेवलप कर रही है, जैसे रसिया के साथ मिलके और फ्रांस के साथ मिलके, तो एक को डेवलपमेंट का जो चला है, और दूसरा इंडिया इसमें आत्मनिर्भर बनना चाह रही है। जैसे इंडिया अभी नए नए मतलब इंडिजिनियसली चीज़ों को डेवलप कर रही है, चाहे वो मिसाइल्स हो या और भी जो भी हथियार है, वो इंडिया उसमें आत्मनिर्भर बनना चाह रही है। और साथ ही साथ इंडिया नए नए जैसे राफेल हुआ, वो उस चीज़ को भी इंडिया इंपोर्ट कर रही है ताकि इंडिया डिफेंस के फील्ड में स्ट्रॉन्ग बन सके। लेकिन कल ही एक न्यूज़ आइटम था जिसमें ये था कि जो हमारे ड्रोन्स हैं वो प्रोजेक्ट हमारा सही नहीं चल रहा है, गवर्नमेंट पीछे पिछड़ गई है उसमें। पढ़ा आपने, देखा उसको? सर इस न्यूज़ को तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन आप अदरवाइज़ आपकी क्या नॉलेज है ड्रोन्स को लेके, जो बड़ा महत्वपूर्ण है आजकल हमारी रक्षा को लेके विशेष रूप से? सर ड्रोन के फील्ड में इंडिया के पास ड्रोन काफ़ी डेवलप उन्होंने की है, और बॉर्डर पे उन्होंने इसको डिप्लॉय भी किया है, चाहे वो पाकिस्तान बॉर्डर हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में हो। तो उसके अलावा सर इंडिया एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर रही है, उसके लिए DRDO उस पर सर काम भी कर रही है। और जो भी ड्रोन से चीज़ें जैसे पंजाब बॉर्डर पे हथियार और ड्रग्स वगैरह ड्रॉप किए जा रहे हैं, तो
उसके लिए जो ग्राउंड फोर्सेस है उसके लिए भी वो काफ़ी ड्रोन्स को उन्होंने गिराया है। और अभी सर एग्जैक्ट डेटा तो नहीं याद है सर, काफ़ी इस तरह के ड्रोन्स इंडिया ने 2023 में बीएसएफ ने और आर्मी ने उसको गिराए हैं। तो फर्दर उसके लिए डीआरडीओ भी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है सर। ठीक। पर्वतारोहण आपकी हॉबी है, जी सर। तो पहले तो ये बता दीजिए आपकी पर्वतारोहण करते समय कौन कौन सी सावधानियां आप बरतते हैं? सर पर्वतारोहण के समय सर सबसे पहले हमारे जो सेफ्टी गियर्स हैं लाइक हेलमेट हुआ और हार्नेस हुआ, तो उनका हमारे पास होना चाहिए। दूसरी चीज़ हमारे अपनी एनर्जी को सेव रखना है, उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स है। जैसे सर 3 पॉइंट क्लाइंबिंग होता है जिसमें हमारे बॉडी में 4 पॉइंट होते हैं, 2 हैंड के और 2 लेग के। तो एक टाइम पे हमारा जो 3 पॉइंट जो भी रॉक है उस पर कॉन्टेक्ट में होना चाहिए। जैसे 2 हाथ है और 1 पैर है, अगर फिर उसके बाद हम दूसरे पैर को हम रख रहे हैं तो हमारा 1 हाथ हटना चाहिए। तो 3 पॉइंट एक एट द टाइम कांटेक्ट में होना चाहिए रॉक पे। इससे हमें इजीली हम क्लाइंब कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ है सर, जो भी अगर हम ज़्यादा हाइट पे हमें, जैसे माउंट एवरेस्ट है या माउंट कंचनजंगा है, तो उसमें हमें ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए हमारे पास, ताकि ज़्यादा हाइट पे ऑक्सीजन की कमी को हम उस प्रॉब्लम के साथ हम फेस कर सकें। तीसरी चीज़ सर, मुझे लगता है कि हमें एक प्रॉपर फिटनेस ट्रेनिंग होनी चाहिए। माउंट ट्रेनिंग मतलब एक क्लाइंबिंग स्टार्ट करने से पहले वो एटलीस्ट 2 मंथ्स की प्रॉपर एक फिटनेस ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि हम उसके लिए फिट हो सकें। किसी पर्वत पर चढ़ना है, जाना है, आपने टारगेट किया है, तो आप ऐसे फ्रीली जा सकते हैं या फिर गवर्नमेंट से कोई परमिशन वगैरह की जरूरत पड़ती है? सर उसके लिए हमें किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के थ्रू या हमें वो चीज़ करना, हम ऐसे किसी फ्रीली जो भी रिकॉग्नाइज है उन पे नहीं हम चढ़ सकते हैं। नहीं जा सकते ऐसे? जी सर। तो सरकार की तरफ से कौन कौन सी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं? सर सरकार की तरफ से बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है, जैसे कि हिमालय माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है, नेहरू माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो और भी सर, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे ये हमें सब्सिडाइज्ड ट्रेनिंग देते हैं ये इंस्टीट्यूट, और हमें ट्रेनर्स प्रोवाइड कराते हैं और माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए वो मतलब सपोर्ट करते हैं। और इसके थ्रू बेसिक माउंटेनिंग कोर्स, और उसमें जो ए ग्रेड प्राप्त करते हैं उनको एडवांस माउंटेनिंग कोर्स के लिए भी सब्सिडीज, मतलब सब्सिडाइज फीस बेस्ड कोई टारगेट पॉइंट अभी मौजूद है, बना हुआ है पर्वतारोहियों के लिए, जिसको अभी वहां तक लोग न पहुंच पाए हैं? सर ऐसा माना जाता है कि माउंट कैलाश पर अभी तक मतलब वहाँ हाइट पे नहीं पहुंचा जा सका, उसके जो पीक है। चलिए ठीक है। अभी अखबार कौन सा पढ़ते हैं आप? सर द हिंदू और दैनिक जागरण। संपादक कौन है द हिंदू के? क्षमा कीजिएगा सर, और नाम दैनिक नहीं जागरण है। के? सर क्षमा कीजिएगा, नाम नहीं है। दैनिक जागरण की ही खबर है कि मोदी के अपमान पर भारत भड़का, एक हेडिंग है जी आज सर। के अखबार में। सर तो ऐसा क्या है, कौन सा भारत का अपमान कहाँ हो गया और क्यों भड़क गया भारत? सर अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने लक्षद्वीप जो एक टूरिस्ट प्लेस है, आइलैंड काफ़ी खूबसूरत प्लेस है, वहाँ पे उन्होंने शायद तो वो स्कूबा डाइविंग के लिए उन्होंने मतलब उस विजिट किया प्लेस और उसको जाना समझा। और वहाँ पे तो उसकी मालदीव की जो जनता है या वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के कुछ मंत्री थे जो उस चीज़ को उन्होंने उसको मजाक के तौर पे लिया, या उसको उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप से तो लक्षद्वीप को मालदीव बनने में भी बहुत बहुत सालों लग जाएंगे। तो उस तरह से उस चीज़ को मतलब उन्होंने एक छोटा बनाकर वो किया। तो उसके लिए इंडिया की जनता ने सोशल मीडिया के थ्रू उस चीज़ को क्रिटिसाइज किया और फर्दर। एग्जैक्ट क्या बोला मालदीव ने, और क्या पर्पस था? मालदीव को क्या लेना देना था लक्षद्वीप से? सर इसमें अभी जो नई गवर्नमेंट आई है वो प्रो चाइना गवर्नमेंट है, तो कहीं ना कहीं एक प्रो चाइना गवर्नमेंट वजह से इंडिया के अगेंस्ट में इंडिया की चीज़ों को क्रिटिसाइज करना। जैसे अभी सर हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो इंडिया मालदीव जॉइंट सर्वे था, उस पर मालदीव ने वापस लिया। तो एक इंडिया के अगेंस्ट में एक शायद नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाने का वो चलन बना होगा प्रो चाइना गवर्नमेंट की वजह से सर। तो इससे मालदीव को क्या नुकसान होगा, और उस नुकसान की चिंता नहीं थी मालदीव को?
सर मालदीव को लगता है कि वो जो गवर्नमेंट अप्रोच चाइना है तो वो चाइना से उनको लगता है कि चाइना ज़्यादा हमें इकोनॉमिकली या और चीज़ों से हमें ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है, तो वो चाइना की तरफ अपना इंक्लिनेशन के लिए या उनसे अपने संबंध को अच्छे नहीं, बनाने ठीक के है, लिए। क्या नुकसान होगा मालदीव को? सर अगर अगर इंडिया से वो संबंध खराब करते हैं तो वो जो इंडिया की जो लॉन्ग टर्म की सॉफ्ट डिप्लोमेसी पॉलिसी रही है कि वो एक विश्वास पे पॉलिसी इंडिया की रही है, तो मुझे लगता है कि चाइना के सपोर्ट में रहकर उनका वो जैसे कि श्रीलंका का अभी स्थिति डेप्ट में जाना या और भी कंट्रीज का हुआ है चाइना के जो सपोर्ट में रहे, तो वो एक नुकसान मालदीव के लिए बन सकता है इस केस में। नहीं, वो तो बात की बात है। अभी तात्कालिक रूप से देखा ये जा रहा है कि बहुत सारे पर्यटकों ने रिजर्वेशन वगैरह कैंसिल करा दिया है, सर जिससे इसमें एक अच्छा ये आर्थिक समृद्धि न होती मालदीव की, पर्यटन से जो उसको इनकम होनी चाहिए थी वह तो तुरंत रुक गई ना। यस सर। चलिए, अयोध्या को आपने पढ़ा होगा, जी सर। क्या खास बात है अयोध्या को लेकर के अखबारों में? सर अयोध्या श्री राम जी का जन्म स्थल है, तो वहाँ पर सर मंदिर का निर्माण अभी हुआ है, तो 22 जनवरी 2024 को सर वहाँ पे भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा है, तो उसके लिए सर अयोध्या को पूरी तरह से डेवलप किया जा रहा है और सारी तैयारियां की जा रही हैं सर। तो अयोध्या में मंदिर निर्माण का काम पूरा हो गया या बाकी है? सर अभी इसमें निर्माण काम पूरा नहीं हुआ है, इसमें ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर बना है और नेक्स्ट ईयर 2024 दिसंबर तक इसको कंप्लीट करने का टारगेट किया गया है। कब टारगेट किया गया है? इस ईयर सर 2024 में, सॉरी सर। अच्छा अच्छा, फर्स्ट फ्लोर बन गया है। यस सर। 22 की प्राण प्रतिष्ठा में कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे गर्भगृह में? सर इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और वहाँ पे एक जो भी मतलब महाजन होंगे जो मंदिर से जुड़े होंगे, इन तीन का सर मुझे ज्ञान है, वो वहाँ पे अंदर में प्रेजेंट होंगे। अच्छा, अनुष्ठान का प्रारंभ कब हो रहा है? सर किस शैली में निर्माण हो रहा है राम मंदिर का? सर मध्य प्रदेश की विदिशा में एक विजया टेम्पल है, वहाँ पे उस जो हेक्सागन के शेप में है, तो उसके ही क्षमा शैली कीजिएगा का सर, कुछ विशेष नाम है? वो नगाड़ा जो टेम्पल शैली है उसके। ताजमहल और राम मंदिर में क्या समानता है? सर मुझे जो लगता है कि वो एक दोनों मतलब पर्यटन का एक बड़ा स्थल दोनों रहेगा। निर्माण से संबंधित समानता? सर हाँ, वहाँ पे जो पत्थर है, जो मार्बल्स है, वो राजस्थान से लाया गया है, तो वो भी जो ताजमहल था वो भी वहीं से लाया गया था मराठन से, तो जो ताजमहल अयोध्या के में। पत्थर लाए गए थे, कहाँ से ले आए गए थे? सर राजस्थान। राजस्थान में कहाँ से? सर मराकन जो, सर एग्जैक्ट सर मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा सर। मकराना? हाँ मकराना सर। ठीक है, चलिए जरा बताइए, साइबर किडनैपिंग क्या है? क्षमा कीजिएगा सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है। मेटावर्स शब्द से परिचित है? सर सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। वर्चुअल रेप? सर इसमें सर पूरी तरह आजकल जानकारी। लड़कियां बहुत सारी शिकार हो रही वर्चुअल रेप की, पढ़ा नहीं आपने? सर रिकॉल नहीं कर पाए सर। चलिए, इधर इसरो की उपलब्धियां इस साल के शुरुआत से ही शुरू हो गई। जी सर। पहली उपलब्धि 1 जनवरी की और दूसरी 6 जनवरी की, कोई एक का डिटेल कर दीजिए। सर अभी जो 6 जनवरी को आदित्य L1 है, वो L1 पॉइंट पे जो सक्सेसफुली पहुंच गया है। L1 पॉइंट सर जो है वो सन और अर्थ के बीच का एक पॉइंट है, जो कि पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ पे जो भी सन और अर्थ के बीच में कितने एल पॉइंट हैं? सर सन और अर्थ के बीच में सर टोटल 5 एल पॉइंट हैं, लेकिन जो सन और अर्थ के बीच में है वो सर एक ही है। क्या डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच की?
सर एग्जैक्ट L1 पॉइंट की विशेषता क्या है? सर L1 पॉइंट पे सर जो दोनों भी सन और पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बैलेंस आउट हो जाता है, तो उस पॉइंट पे अगर कोई भी उपग्रह आता है और स्टडी करता है तो वो स्टेबल रहेगा, तो वो स्टेबल रूप में सन के स्टडी कर सकता है सर। L का क्या मतलब है? सर लिजरन सर एग्जैक्ट नाम सर लैग्रेंज पॉइंट। लैग्रेंज पॉइंट। कितने पेलोड इस्तेमाल किए गए हैं और पेलोड का क्या काम होगा? सर इसमें 6 या 7 पेलोड हैं सर, और पेलोड जो हैं वो सन की मतलब जो भी क्रोमोस्फेयर है या कोरोनोस्फेयर है और जो भी सोलर फ्लेयर्स है या सन की जो भी प्रॉपर्टीज है उसको स्टडी करने के लिए उनको उपयोग किया गया है। इस सूर्ययान को कब रवाना किया गया था भारत से? सर ये जहाँ तक सर मुझे याद है दिसंबर मंथ में लास्ट ईयर। कितना समय लगा इसको पहुंचने में? कितने दिन लगे? सर चलिए कुछ एक सवाल उत्तर प्रदेश से बता दीजिए। कौन से 7 ऐसे जिले हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश के जिले। सर लखीमपुर खीरी, और महाराजगंज, बहराइच, सर और उत्तर प्रदेश की किसी सीमा को समुद्री सीमा स्पर्श करती है? नहीं सर। नहीं, लेकिन एक बीच यहाँ मौजूद है उत्तर प्रदेश में, बीच विदाउट सी जिसको बोलते हैं। बीच का मतलब समुद्र जी के सर। किनारे, समुद्र है नहीं, तो बीच विदाउट सी बता सकते हैं कहाँ स्थित है? क्षमा कीजिए सर, जानकारी नहीं है इसके। पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपने सुना है? जी सर। क्या विशेषता है इस रिजर्व की? सर पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि नॉर्थ उत्तर प्रदेश में नॉर्थ एरिया में है, वहाँ पे सर टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे टाइगर्स को संरक्षण के लिए उसको बनाया गया है। किस पेड़ के जंगल यहाँ पर मौजूद है? क्षमा कीजिएगा सर। किस पेड़ के वृक्ष के जंगल यहाँ पर मौजूद है? सर यहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट। नहीं, हमने वृक्ष पूछा है, पेड़ पूछा है। क्षमा कीजिएगा सर, नहीं। चलिए उत्तर प्रदेश के सबसे अमीर आदमी का नाम बता दीजिए। क्षमा कीजिएगा सर, नाम नहीं पता। ठीक है, शुभकामना आपको। अच्छा धन्यवाद लगा सर। आपसे बातचीत करके। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आइए बैठिए। थैंक यू सर। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? सर एवरेज था। अच्छा था। हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इंटरव्यू आपका अच्छा था, एवरेज नहीं था। जी सर, थैंक यू सर। क्यों कह रहे हैं एवरेज था? कहाँ गलतियाँ की आपने? सर फैक्चुअल क्वेश्चन मतलब जो थे वो मतलब ज़्यादातर मैंने नहीं दे पाए। क्या फर्क पड़ता है उसका जवाब दे पाए नहीं दे पाए तो सॉरी बोलिए, जी सर। आराम से गलत जवाब देने की कोशिश नहीं करना है। जी सर। सारे सवालों का जवाब दें ये जरूरी नहीं है, जी सर। ठीक है? जी सर। जहाँ जहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत, जहाँ ध्यान देंगे, ऐसे आपको शायद 65 के आसपास अंक मिले, 65-67, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो 70-72, 75 जी सर। ये स्थिति हो सकती है। जी मेंस सर। में आपने कमाल किया है तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। जी सर। 1500 अंकों का मेंस है, 100 अंक का इंटरव्यू है। एक तो जो हम लोगों के हाथ में होता है इंटरव्यू का फर्स्ट मिनट, एंट्री किया आपने यस सर। पूछ करके, यस परमिशन ले करके, फिर अभिवादन किए, बैठे। यस सर। अभिवादन करते समय आपने अलग अलग सभी से किए, यस सर। जरूरत नहीं है। बोर्ड को एक बार में अभिवादन आप कर सकते हैं। 2-3 कदम चल के आइए, थम करके रुक करके अभिवादन कर लीजिए और फिर कहे जाने पर बैठिए। सिटिंग पोस्चर को लेकर के ऐसे कुछ कोई ऐसा फ्ला नहीं दिखा, बट ये कि थोड़ा सा और नॉर्मल रहने की ज़रूरत है। आप बैठे थे बिल्कुल रोबोट स्टाइल में, हाथ जैसे रखे हैं, ठीक है आपने रखा है, तो एकदम लगा कि बिल्कुल इसी मुद्रा में बैठ ही गए हैं जमा करके किसी मूर्ति की तरह। कुछ ऐसा नहीं, बस थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, है ना?
मैंने प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत है। स्टैचू नहीं। थोड़ा बहुत मूवमेंट। हाँ, थोड़ा नॉर्मल रहिए और आराम से, ओके चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट दिखे, क्वेश्चन के हिसाब से हाव भाव चेहरे का बदले। सर, इसमें एक चीज पूछना था, जैसे हाँ। मैं किसी चीज का आंसर नहीं आता तो मैं क्षमा बोलता हूँ, तो उस समय मेरी मतलब आदत है कि हल्का सा स्माइल करने का, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं? कुछ ऐसा नोटिस में तो नहीं आया, लेकिन ये माना जाता सारी बोलिए तो एक सारी का भाव चेहरे पर हो, तो मुस्कुराने और हंसने का कौन सा भाव चलते हैं उसमें। एक कुछ ऐसा हम लोगों ने नोटिस उसमें नहीं किया कि, तो इसका मतलब कुछ लिस्ट ही होगा। जी सर। क्यों सर, कुछ ऐसा तो कभी आया नहीं, तो उसको लेकर के आप परेशान नहीं, उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। देखिए, आप एड्रेस करते हैं चेयरमैन को, ठीक, जो भी चेयरमैन है आप मेनली उसकी तरफ देखिए, ओकेजनली इधर उधर देखिए, हाँ, एक आध बार जो है ओकेजनली, ठीक, फोकस आप करिए। जब आपसे दूसरा कोई सदस्य बात करे तो उसकी तरफ देखिए। आपका मेन फोकस चेयरमैन से ही गिव्स यू परमिशन, बाकी लोग बोलेंगे भी नहीं, चेयरमैन के सामने कोई बोलता नहीं, यस। वही बोलते हैं जब वो पास ऑन करते हैं तब दूसरा बोलता है आपके सामने। तो आपके बॉडी लैंग्वेज में जो आपके हाथ बिल्कुल ऐसे हैं, ये ऐसे पूरे टाइम नहीं रहने हैं। आपका एक नॉर्मल एक क्वेश्चन सर आया, शायद आप पूछे, बांग्लादेश से संबंधित था, तो आपने बोला बांग्लादेश का इंटरनल है, तो सर आपने अवॉइड किया बताने का, तो इंटरनल है ये तो बांग्लादेश बोले। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ इंटरनल है तो वो चीज़ का हमें नहीं जानकारी है कि हाँ एक्चुअली में क्या हुआ अंदर। हाँ, तो कुछ उसका इस तरह से लगा, हम लोगों को भाव मिला कि वैसे इंटरनल मैटर है तो आप उस पर कमेंट नहीं करना चाहते हैं, हम लोगों को ये भाव मिला है। हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो थोड़ा सा क्योंकि उस पर आप internal देखें मैंने इसका कैसे। विश्लेषण सर ये सवाल जो था, जी सर। सर ने पूछा कि सर ने पूछा था। सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा इलेक्शन है, हाँ सर। तो हमको ये कहना चाहिए कि हमारे लिए तो इंडिया का ही सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ सर, बिल्कुल। ऐसा नहीं लगता है? हाँ सर, वो क्योंकि सर ने पर्टिकुलर इंडिया के बाहर नहीं पूछा, तो ओवरऑल पूछा था, तो इंडिया का ही। फोकस वही, जो आंसर क्या है वो सबसे ज़्यादा जो कहा है। बाकी ऐसे आपका पर्सनालिटी ट्रेट्स की बात करें, सारी चीज़ एकदम ठीक है, अपीयरेंस आपका बिल्कुल बढ़िया है, अप्रोच आपका ठीक है, कंसिस्टेंसी के लेवल पर भी देखा जाए तो ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी के लेवल पर भी आप ठीक ठाक हैं, बातचीत करने का तरीका, स्पीच मैनरिज्म आपका फिट है, कोई ऐसा फ्ला नहीं है, आप अच्छे कैंडिडेट हैं, अच्छा करेंगे। बस अखबारों को थोड़ा अयोध्या इशू पर खूब चर्चा में है, तो 3-4-5 दिन का अखबार इकट्ठा करिए पीछे का, और इंटरव्यू मेरे ख्याल से आज 11 को है सर। 11 को है, 10 दिन आज का ही अखबार, ये दैनिक 3-4 जागरण दिन में पहले ही से लेकर के, और मैंने 10 देखा था, जो मैंने सवाल आपसे किया था कि आईपीसी के संशोधन के टारगेट क्या हैं। अच्छा सर, तो वो मैंने व्यक्ति प्रथम, न्याय प्रथम, तीन शब्द आए हैं इसमें। हाँ, नागरिक प्रथम, गरिमा प्रथम, न्याय प्रथम। दैट इज द टारगेट पॉइंट ऑफ दीज चेंजेस, दीज मॉडिफिकेशंस। तो अखबार को ठीक से, यस सर। इसके क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आउट होते हैं, बाकी तो कौन कहाँ से पूछेगा नहीं पता, उस दिन लेकिन का जो initiative। अखबार में चीज़ें हैं स्पेशली। पूछेंगे तो उसको आप क्लैरिटी के साथ बताइए, बता पाने में सक्षम रहिए। जी सर। बाकी चीज़ें बिल्कुल बढ़िया हैं, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर, जैसे कुछ पूछना था कि अगर कभी पानी या बिस्किट ऑफर करते हैं या चाय ऑफर करते हैं, उस टाइम किस तरह से मतलब रिस्पॉन्ड करना चाहिए? रेयरली ऐसा होता है, अगर ऑफर करते हैं आपको ज़रूरत नहीं है, थैंक यू सर बोल दीजिए। ऐसे भी आपको कॉम्प्लीमेंट करना होता है, किसी अगर हेल्प कर दिया सर ने हाँ सर। आंसर करते समय, तो थैंक यू बोल दीजिए। पानी ऑफर करें, बिस्किट ऑफर करें, आप थैंक यू तो बोल उसमें दीजिए, सर बोल नहीं सकते ज़रूरत है। हैं सर नहीं थैंक यू, हाँ? सर नहीं चाहिए थैंक यू सर। हाँ हाँ नहीं, और अगर सचमुच गला सूख रहा है तो पानी ले हाँ, लीजिए। आप ले लीजिए, लेकर के थैंक यू बोल दीजिए। और ग्लास टेबल पे रखना चाहिए सर या नीचे रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि मतलब चेयरमैन या जहाँ से आप उठाते हैं आप वहीं रखिए, ओके सर। और ऐसे झुक के नहीं, आप उठिए आराम से, यस सर। उसमें भी आपका कॉन्फिडेंस हो, वो जो ऑफर करते हैं देखने के लिए आप कैसे क्या करते हैं, ऑफर किया उन्होंने, बिहेव लाइक एन ऑफिसर, दैट्स ऑल। एग्जैक्टली आपकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, आर यू नॉर्मल, कर्टसी जो है वो आपके अंदर है, किसको कैसे एड्रेस करना है, देन यू हैव टू बी अ लिटिल नॉर्मल एंड शो दैट यू हैव दैट लीडरशिप क्वालिटी, ऑफिसर टाइप क्वालिटी इन यू, जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं
रिलैक्स रहिए, विद रेस्पेक्ट, मैनर्स, एटिकेट से बात करिए, है ना, और थोड़ा नॉर्मल रहिए। सर घबराहट तो नहीं दिखा था, घबराहट नहीं, बट जैसे कहीं कहीं फंस जाते हैं बीच में तो। ना जैसे क्या है, चेहरा थोड़ा पेल नहीं होना चाहिए, कंडी कुछ जेस्चर्स आने चाहिए चेहरे पे। थोड़ा पेल है ना, कॉन्फिडेंस है, पेल है, जेस्चर्स थोड़े आने चाहिए, अ लिटिल स्माइल, अ लिटिल नॉर्मल, है ना, तो नॉर्मल रहने की ज़रूरत है। आप एक कैंडिडेट हैं, चीज़ें रह जाती है तो उसकी परवाह नहीं करना है। और एक और कि अगर वहाँ कुछ आपको ऐसा महसूस होता है कि ये गलती आपसे हो गई, तो उसके लिए वहाँ बैठ करके ये मत सोचिए वही कि छोड़ कुछ देना है। नेगेटिव चला जाए, कुछ नुकसान हो जाएगा, और 2-3-4 बार आपको सॉरी बोलना ये पड़ा। दोनों बटन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, हाँ सर वो खोलना था, मैं खोला नहीं। आप नॉर्मल रहिए। 2-3-4 सवालों का जवाब न दीजिए, सॉरी बोलना पड़े, तो वहाँ बैठ करके अपना रिजल्ट न बनाइए कि इसका नुकसान हो जाएगा, उसका नुकसान होता नहीं है। Yes, sir. टेस्ट ऑफ और अगर नॉलेज, आप सोच लेते हैं नुकसान होगा तो फिर नुकसान हो जाएगा। आपका चेंज हो जाता है, फिर आगे बताने का का। तरीका, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। टेस्ट ऑफ नॉलेज हो चुका है आपका, तभी आप यहाँ आए हैं। अब हम जज क्या कर रहे हैं? टेस्ट ऑफ नॉलेज तो हो गया, यू आर इंटेलिजेंट, काफ़ी कुछ पता है आपको। पर्सनालिटी टेस्ट कर आपकी रहे हैं। पर्सनैलिटी कैसे आप नॉर्मल हो के आराम से अच्छे से बात कर रहे हैं, है ना, वो चीज़ है। और काफ़ी है आपके अंदर, बहुत माइनर चीज़ें हैं जो ऑब्जर्वेंस में है। आई थिंक इज़ ओके, क्वाइट ओके। अदरवाइज 5 नंबर की वृद्धि का मामला है जी सर, और वो आपके पास समय है, परेशान एकदम नहीं होना है। बिल्कुल सर। ठीक है, थैंक शुक्रिया। यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ, जाते समय भी एक बार में पूरे बोर्ड को थैंक यू बोल करके जाइए, सबको अलग अलग बोलने की जरूरत नहीं। चेयरमैन को देखना है और उनको बोलना है, बाकी को एक बार देख आप लेना है। देखते सपोज हैं, देर आर 3 persons, Yes, मेल पर्सन्स, थैंक यू सर, मैडम भी हैं तो उनके लिए अलग से आप उनके लिए अलग से कही थैंक यू मैडम, है ना। बस इतना ही। सब आपको देख रहे होते, सबको लगता है कि आप उनके बोल रहे हैं थैंक यू। चेहरे पर ग्रेस, कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस तो हम देख रहे हैं। यस नॉलेज तो है, मगर आपके अंदर वो प्रेजेंट कर रहे हैं, किस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, है ना। यस सर, ठीक है। थैंक यू सर। गुड।